नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला, संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का बताया शतक प्रतीक। दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी दिखाई हरी झंडी। एनडीए सरकार में बीते 11 साल के सुशासन पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर विचार किए साझा। कहा, सेवा और गरीब कल्याण को समर्पित रहा सरकार का हर कदम। श्री राम मंदिर में विराजमान हुए राजा राम। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम दरबार की हुई प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या के इतिहास में जुड़ा एक और स्वर्णिम अध्याय। भाजपा ने बेंगलुरु में भगदड़ हादसे के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का मांगा इस्तीफा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला समेत 12 देशों के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर लगाया प्रतिबंध। सोमवार से लागू होंगे नए नियम। और अयोध्या धाम स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज श्री राम दरबार की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हो गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्ण विधि विधान के साथ आचार्यों ने कार्यक्रम संपन्न करवाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल हुए। श्री राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार समेत अन्य विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पिछले 2 दिन से अनुष्ठान चल रहा था। मंदिर के परकोटे में बने 21 छोटे मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जा चुकी हैं। पहले दिन का अनुष्ठान सुबह 6:30 बजे यज्ञ मंडप के बाहर पंचांग पूजन के साथ आरंभ हुआ था। दूसरे दिन देवताओं का पूजन, अन्नादिवास, हवन, देवस्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान, नगर भ्रमण, शय्याधिवास और न्याय जैसी विधियां संपन्न हुई। मंदिर परिसर में 21 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और रामेंद्र अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेंद्र, एक अनुष्ठान पूरा हुआ रामलला के विराजमान होने के साथ, और आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन हुआ है। किस तरह से अयोध्या बदली हुई दिखाई दे रही है? सजी हुई अयोध्या में क्या नया दिख रहा है? देखिए ऋतु, पूरी दुनिया के लिए नया है कि जब आप रामराज की संकल्पना करते हो तो अयोध्या में राजा रामचंद्र के रूप में भगवान श्री राम का विराजमान होना आवश्यक है। जहाँ माँ सीता हो, लक्ष्मण हो, हनुमान जी हो और उनके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न हो, तभी रामराज की कल्पना साकार होती है। राजा रामचंद्र के रूप में जब भगवान श्री राम स्थापित होते हैं अयोध्या में, तब रामराज की, जिसको महात्मा गांधी ने किया, जिसकी रामराज की परिकल्पना कई ऋषियों ने, नेताओं ने, सत्ताओं ने किया कि रामराज कैसे हो, तो राम की स्थापना उसके लिए बहुत आवश्यक थी। भगवान राम जब राम के रूप में स्थापित होते हैं अयोध्या में, तब रामराज की कल्पना साकार होती है, तब शांति आती है, तब एक तरीके से पूर्णता प्रदान हुई अयोध्या को। तो उत्साह अयोध्या में है कि मंदिर को पूर्णता मिली। लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोनों से भगवान राम के दर्शन करने के लिए। अभी बाल्यकाल के यानी माँ कौशल्या के राम के दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन अब माँ सीता के राम के भी दर्शन करने के लिए आएंगे, जहाँ माँ सीता भी आसीन होंगी। अयोध्या बिना सीता के अधूरी है। माँ सीता के साथ भगवान राम यहाँ आसीन हुए हैं, तो दुनिया के जो लोग आएंगे वो भगवान श्री राम के दर्शन राम दरबार के भी करेंगे। तो जी, ये बदला है अयोध्या में। जी रामेंद्र, अयोध्या और वाराणसी से तकरीबन 101 आचार्य पहुंचे आज पूरे इस अनुष्ठान को पूरा कराने के लिए। किस तरह से अयोध्या वासियों को एक ये नया अवसर लगा, जब उन्हें लगा कि अयोध्या की तरफ न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की निगाहें ही रही?
रितु जी 3 दिन से लगातार ये आचार्य पूजा वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार कर रहे हैं, जिनमें सभी मूर्तियों की स्थापना की जानी है। तो दुनिया के लिए एक और बात बता दें रितु जी, यहाँ भगवान शिव की भी मूर्ति स्थापित की गई है, यानी शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। तो जो दो मत हैं सनातन में, शैव और वैष्णव, उन दोनों का समागम यहाँ हुआ है। अब पूरे भारत के लिए मंदिर, राम मंदिर, केवल राम जी का मंदिर नहीं है, यहाँ गणेश जी हैं, मां अन्नपूर्णा है, शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित है, भगवान शिव जी के स्थापित है, राम जी के स्थापित है, सीता जी विद्यमान है साथ में। तो ये पूर्णता को प्रदान कर गया। अगर आप यहाँ आएँ तो आपको पूर्णता मिलेगी। जिस राम के दौर में भगवान राम जी जब पैदा हुए थे तो पूरे देवता जब यहाँ उनको देखने के लिए आए थे, उनके दर्शन के लिए आए थे। फिर जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो फिर एक बार यहाँ सारे देवता आए और एक बार फिर पूरे देवता यहाँ स्थापित हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब पार्वती जी को उपदेश दिया तो उन्होंने अयोध्या के बारे में कहा कि अयोध्या ब्रह्म स्वरूप है और माँ सरस्वती जो सरयू हैं वो सगुण स्वरूप में है, और पूरे जो अयोध्यावासी वो जगदीश स्वरूप में है। यानी अयोध्या का महत्तम आप इससे समझ सकते हो कि यहाँ का एक एक नागरिक भगवान के समान है जो यहाँ वास कर रहा है। तो जाहिर है कि ये जिस तरीके से पूर्णता को प्रदान हुई है अयोध्या, उसको देखने देश दुनिया से लोग यहाँ आएंगे। जी रामेंद्र, अभी तक हम देख रहे हैं कि कई चरणों में राम मंदिर का एक तरह से पूरा काम होना है। ऐसे में आज राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा के साथ अब मंदिर का कितना हिस्सा बाकी है जिसे पूर्ण होना, और कितना और समय लगना है? देखिए, मूर्तियों के लिहाज से लगभग मंदिर की पूर्ण स्थापना हो गई है और जो बाकी शेष काम बचे हैं वो भी पूर्ण किए जा रहे हैं। ये तो मंदिर प्रशासन बताएगा कि कितना समय उसके लिए लगेगा, लेकिन लगभग काम पूरा हो गया। अब कल से जो श्रद्धालु आएंगे उनको राम दरबार के लिए वो स्थान खुल जाएगा, जहां भगवान श्री राम जी माँ सीता को के साथ दर्शन करेंगे लोग, जहां हनुमान जी विराजमान होंगे। वैसे भी अयोध्या में हनुमान जी तो सीता जी के जो आदेश है, जो उनकी कृपा है माँ सीता की, बड़े बेटे के रूप में स्थापित किया है, तो पूरे अयोध्या की रक्षा उन्हीं के कंधों पर है। लेकिन एक बार राम दरबार के साथ हनुमान जी विराजमान हो गए तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्दी ये सारा कार्य पूर्ण होगा। बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो सौंदर्यीकरण के रूप में किया जाएगा, बहुत सारे और काम हैं, तो वो काम पूरे किए जाएंगे। लेकिन मंदिर की स्थापना का कार्य लगभग ऋतु पूरा हो गया है। जी रामेंद्र, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा प्राण प्रतिष्ठा के, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जब श्रद्धालुओं की एक तरह से एक बड़ा हुजूम अयोध्या में पहुंचा था, ठीक उसके अगले दिन प्रशासन किस तरह से इस बार तैयारियां हैं, चाहे आगंतुकों के लिए या फिर वहां पर जो मौजूद लोग हैं शहरवासियों के लिए भी, क्योंकि व्यवस्थाओं पे एक बड़ा असर पड़ता है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट होते हैं? देखिए, लगभग 350 लोगों को आमंत्रित किया था जो मंदिर प्रशासन है, लेकिन उसमें साधु संत थे, उनके पदाधिकारी थे, बाहरी, केवल मुख्यमंत्री के रूप में उनको बाहरी मानिए, उनको संत के रूप में मानिए, उनको आमंत्रित किया गया था। तो शहर में कोई बड़ा संकट नहीं था कि बड़ी भीड़ आई हो। और लगातार जो महासचिव हैं उन्होंने कहा था कि लोग यहाँ इस निमित्त ना आए कि वहाँ मूर्ति की स्थापना की जा रही, जिनको रूटीन दर्शन करना वो आते रहें और दर्शन करते रहें। तो उस लिहाज से अयोध्या में कोई बड़ी भीड़ बाहर से नहीं आई, उसको लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन कल से आज तक देख रहे हैं, फिर भी जो रूटीन भीड़ थी उससे ज़्यादा ही पुलिस प्रशासन की व्यवस्था उसी तरह की गई थी कि किसी को भगवान के दर्शन में अवरोध भी न हो और भीड़ इस तरीके से भी ना आए कि पूरी अयोध्या बंद जाए। तो दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया और सकुशल ये संपन्न हो गया है कार्यक्रम। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल रामेंद्र, अयोध्या में एक बार फिर उत्सव का माहौल, प्रशासन की तैयारियां भी दुरुस्त दिखाई देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए रामेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक विशेष वृक्षारोपण पहल का नेतृत्व किया। ये पर्यावरण संरक्षण और हरित गतिशीलता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाया। ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला को फिर से वनों से परिपूर्ण करना है। ये परियोजना दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य वनीकरण, पुनर्वनीकरण और जल निकायों के जीर्णोद्धार के माध्यम से अरावली की जैव विविधता को
बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु अनुकूलता में सुधार करना भी है। ये परियोजना स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करते हुए फायदा भी पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। ये न केवल स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगा, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति राष्ट्र के सामूहिक दायित्व का भी प्रतीक होगा। और विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने इसकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि दिल्ली सरकार की पहल के तहत इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका उद्देश्य सतत विकास और स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त इससे दिल्ली के लोगों के लिए जीवन की सुगमता में भी सुधार होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया कच्छ यात्रा के दौरान 1971 के युद्ध में उल्लेखनीय साहस दिखाने वाली महिलाओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें सिंदूर के पौधे भेंट किए थे। प्रधानमंत्री इस भाव से बहुत अभिभूत हुए और उन्होंने कहा कि वे अपने आवास पर सिंदूर के इस पौधे को लगाएंगे। पीएम ने इस बारे में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए बताया कि 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर उन्हें यह सिंदूर का पौधा भेंट किया था। पीएम ने विश्व पर्यावरण दिवस पर उस पौधे को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में लगाने का सौभाग्य की बात बताते हुए इसे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बताया। पीएम ने कहा कि यह कदम एक तरफ जहां पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणा देता है, वहीं दूसरी तरफ देश की वीरांगनाओं के योगदान को याद करने और सम्मान देने की दिशा में एक मजबूत संदेश भी देता है। पीएम ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वीडियो शेयर किया है। लिखा है कि आइए हम अपने ग्रह के रक्षा करने और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपने प्रयासों को और गहरा करें। मैं उन सभी लोगों की भी सराहना करता हूं जो हमारे पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन बनता जा रहा है। लाखों साथियों ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया। मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। एक बार फिर सभी को
पर्यावरण दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करें। आइए हम संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें। पर्यावरण के लिए हर कदम एक अंतर पैदा करता है और हमारे सामूहिक प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों के लिए हम हरियाली भरी धरती तैयार हो सकती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि मुझे नई दिल्ली स्थित केंद्रीय वक्फ परिषद भवन में एक पौधा लगाकर खुशी हो रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम पहल से प्रेरित होकर मां प्रकृति को समर्पित है। कार्यक्रम में कई अन्य गणमान्य हस्तियों ने भी भाग लिया। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए एक बड़ा कारण है प्लास्टिक। पर्यावरण प्रदूषण से स्वास्थ्य को क्या खतरे हो सकते हैं और प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, आइए समझते हैं। पर्यावरण में प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और कई बीमारियों के खतरे को बढ़ा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, गाड़ियां चलती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, उस वजह से जो वायु में जो प्रदूषण होता है उससे हमारे न सिर्फ लंग्स को असर करता है बट लंग्स के पूरे शरीर को असर करता है। एक तो ये हुआ हवा के द्वारा, दूसरी बात है कि जो हम खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं, उसमें जो है अगर पॉल्यूटेंट्स होते हैं तो वो भी हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान एक राष्ट्र एक मिशन के अंतर्गत प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान भारत की प्रमुख पहल मिशन लाइफ के साथ संरेखित पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करता है। पर्यावरण में बढ़ा हुआ प्रदूषण स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित करता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जो है कम से कम ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। यानी घर में हम हैं तो LPG का उपयोग करें, जो सस्ता ईंधन होता है, लकड़ी या चूल उपला और कागज़ वगैरह जला के जो है ना जो लोग खाना बनाते हैं उसको नहीं करना चाहिए। आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक जो ग्रुप ट्रैवल होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें और अपने गाड़ियों की मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी तरह करें। और जो कंस्ट्रक्शन होती है उसकी जो डस्ट होती है वो एक बहुत बड़ा एक कारण है जो कि मैं कहूँगा अनरिकग्नाइज्ड है। प्लास्टिक का यूज मिनिमम करें। सभी के लिए स्वस्थ जीवन तभी संभव हो सकता है यदि प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर को कम किया जा सके। प्रदूषण से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को पहचानें और हर तरह के प्रदूषण को कम करने के उपाय करें। पर्यावरण बचाएं, स्वास्थ्य बेहतर बनाएं। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। तो ज़रूरी है इस बात को ध्यान रखना कि हर बार जब हम प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं या प्लास्टिक के रैपर को फेंकते हैं तो उसका एक हिस्सा नदी, समुद्र या यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी जा सकता है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का स्पेशल फोकस प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने पर है। PM मोदी के नेतृत्व में भारत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दे रहा है। सतत विकास और समृद्ध जैव विविधता के लिए देश में सिंगल यूज प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
भारत ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और पहलों में भाग लेकर प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते संकट से लड़ने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ हाथ मिलाया है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत ने बेसल कन्वेंशन, G20, ओसाका विजन और हाई एम्बिशन कोएलिशन जैसे वैश्विक प्रयासों का समर्थन किया है। भारत कानूनों, सुधारों और मिशनों के माध्यम से प्लास्टिक के जिम्मेदार उपयोग, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। देश में दिसंबर 2024 तक 103 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस किया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत कई प्रावधान किए गए हैं। इसके जरिए देश में सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट आइटम्स को बैन किया गया। वहीं पतले प्लास्टिक कैरी बैग पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक और कैरी बैग पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध के लिए अधिसूचना जारी की। EPR पोर्टल के जरिए उत्पादकों को जवाबदेह बनाया गया। इंडिया प्लास्टिक चैलेंज और नेशनल एक्सपो के माध्यम से प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा मिला। प्लास्टिक पार्क और CSIR तकनीक से प्लास्टिक कचरे को फ्यूल और रिसाइक्लेबल उत्पादों में बदला जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ने रूरल और अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया है। इस तरह भारत नीति, नवाचार और सार्वजनिक कार्रवाई के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए DD न्यूज। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. और विकसित भारत के अमृतकाल पर यह खबर देखते हैं। PM मोदी के नेतृत्व में बीते एक दशक से ज्यादा सरकार ने गरीब कल्याण की दिशा में बेहद प्रतिबद्धता से काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की जीवन शैली में व्यापक सुधार आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया X पर एक वीडियो साझा करते हुए NDA सरकार में बीते 11 साल में गरीब कल्याण की तस्वीर को सामने रखा है। PM ने लिखा है कि बीते 11 साल में उनकी सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां न सिर्फ अभूतपूर्व हैं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को आसान बनाने वाली हैं। PM ने विश्वास जताया है कि देश को आगे ले जाने के अपने इन प्रयासों के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जरूर हासिल किया जा सकेगा। पहले घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले हमारे हक के सरकारी योजनाओं के पैसे हम तक पूरे नहीं पहुंचते थे, बिचौलिए अपना कट मार लेते थे। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं, हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी। पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे। आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। अब बीमार लाचार नहीं है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दिल्ली में इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस फोरम में भाग लेंगे। इस बिजनेस फोरम में भाग लेने के लिए किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री जिनबेक कुलुबाएज, तजाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इंडिया सेंट्रल बिजनेस फोरम में कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मूरत नूटलेव, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ ही इन सभी देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सेंट्रल एशिया के 5 देशों तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। चौथे भारत मध्य एशिया संवाद के लिए भारत आने वाले मध्य एशिया, ताजिकिस्तान, किर्गिज और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वहीं उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री 6 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने यह माना है कि सरकार से गलती हुई है। बेहतर योजना और समन्वय से इसे टाला जा सकता था। खड़गे ने कहा कि सरकार भीड़ को काबू नहीं कर पाई। Government has owned up responsibility. This could have been avoided with better planning and coordination. But of course, this is after 18 years. RCB has won the cup. There was a lot of frenzy. There was a lot of expectations from the people. A stadium which has capacity of 35,000 people, 2.5-3 lakh people poured out onto the streets. Although we did all the best we could, we were unable to manage the crowd. और बेंगलुरु भगदड़ हादसे पर भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि कर्नाटक सरकार की लापरवाही और कुप्रबंधन से पैदा हुई मानव निर्मित त्रासदी है। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की आपसी खींचतान और राजनीतिक लालसा का परिणाम है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? Was it just an accident or was it a manufactured stampede? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. And look at the audacity of the chief minister. Chief Minister सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे stampede तो बाकी जगहों में होते रहते हैं. He's trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. Kannadigas are not going to forgive the chief minister and the deputy chief minister. ये चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को। संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि जब पुलिस ने कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी थी, फिर भी कार्यक्रम क्यों हुआ? पुलिस और आयोजकों के बीच तालमेल क्यों नहीं था? उन्होंने कहा कि सबसे दुख की बात यह रही कि जब लोग मर रहे थे तब भी जश्न चलता रहा। पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया इस विक्ट्री मार्च के लिए, उसके बावजूद ये विक्ट्री मार्च कराई गई। किसके कहने पर कराई गई? अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, उसके बावजूद विक्ट्री मार्च किस प्रकार से हो सकता है? कौन जिम्मेदार है इस विक्ट्री मार्च के लिए? क्यों एक कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ पुलिस और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के बीच में? अमूमन जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जहां लाखों लोग शामिल होते हैं, स्वाभाविक है एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो पुलिस की टीम है, मेडिकल इमरजेंसी की टीम है, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बेंगलुरु मसले पर भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम में फिलहाल बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई जगहों पर बाढ़ का पानी कम हुआ है। हालांकि 21 जिलों में अब भी 6 लाख से ज्यादा अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। शिवभूमि लगातार तीसरे दिन सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां 2.5 लाख लोग प्रभावित हैं। इसके बाद हैलाकांडी और कछार है। मौसम विभाग ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और पूर्वोत्तर में अगले 7 दिनों तक मध्यम बारिश की संभावना है।
असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर आज भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर असम और उसके आसपास के इलाकों में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा गया है। 8 नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं, जिनमें निमाती घाट में ब्रह्मपुत्र, तेजपुर, धुबरी, खोवांग में बुढ़ीदियग, कामपुर और धरमतुल में कोपिली, फूलटल में बराक नदी, एपी घाट, बीपी घाट, अमरा घाट में सुनई नदी, धुलाई में रुकनी नदी, घरमुरा में धलेश्वरी नदी, मतिजुरी में काटाखाल, श्रीभूमि में कुशियारा खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। बाढ़ से करीब 1,500 गांव प्रभावित हुए हैं। राहत शिविरों के जरिए बाढ़ पीड़ितों को मदद मिल रही है। एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, आपातकालीन सेवाएं, स्थानीय प्रशासन लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। उधर नॉर्थ सिक्किम में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बुधवार को खराब मौसम के कारण कई इलाके प्रभावित रहे और रेस्क्यू के लिए किए जा रहे काम में हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण उड़ान नहीं भर पाए। हालांकि आज सुबह हेलीकॉप्टर फंसे हुए लोगों को लेने के लिए सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट ने सुबह ही रवाना हो गए थे। उत्तरी सिक्किम में आए विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारतीय सेना स्थानीय निवासियों और फंसे हुए पर्यटकों की सहायता के लिए काफी चुनौतियों की स्थिति में भी अथक प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र में पर्यटन का मुख्य केंद्र लाचेन गांव पूरी तरह से कट गया है। सेना ने गांव तक पैदल संपर्क स्थापित किया है और फंसे हुए पर्यटकों तक पहुंच बनाई है। सिक्किम में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों ने तेजी से ऑपरेशन शुरू किया। राहत सामग्री को हवाई मार्ग से गिराया, एनडीआरएफ की टीमों को भेजा और सुदूर चाटन क्षेत्र में 2 अमेरिकी नागरिकों सहित 33 फंसे हुए लोगों को निकाला। बचाव अभियान जारी है। सेना ने विशेष टीमें और इंजीनियरिंग उपकरण तैनात किए हैं। हालांकि चल रहे प्रयासों में बेहद खराब मौसम, अस्थिर जमीन और चुनौतीपूर्ण उच्च ऊंचाइयों वाले इलाकों की वजह से काफी बाधाएं आई हैं। और सुबीना रॉय असम डिब्रूगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूर्वोत्तर में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, बाढ़ की और खराब मौसम की, सुबीना सबसे पहले तो चुनौती किन चीज़ों की सामने आ रही है, किस तरह से उसका हल ढूंढा जा रहा है? हालांकि बारिश कम हुई है, बचाव अभियान और उन तमाम कार्यों में किस तरह से अब प्रगति हो रही है? जी ऋतु, जैसे कि मैं अभी बोगीबील ब्रिज के सामने हूँ। यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र का लेवल जो है डेंजर लेवल, पिछले कुछ दिनों पहले जब भारी वर्षा हो रही थी, डेंजर लेवल से काफी ऊपर था। जो 105.70 डेंजर लेवल है, उससे 185 तक चला गया था। लेकिन अभी जो है धीरे धीरे कम हो रहा है ब्रह्मपुत्र का पानी यहाँ पे डेंजर लेवल से नीचे, क्योंकि बारिश अभी धीरे धीरे कम हो रही है। बारिश हो रही है बट मॉडरेट रेनफॉल हो रहा है, इसलिए जो है IMD ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। बात आई कि रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरा धुंधला है। यहाँ पे कुछ कुछ रिवर आइलैंड्स है, जो छोटे छोटे रिवर आइलैंड्स है टापू की तरह, जहाँ पे लोग रहते हैं और फ्लड्स के टाइम पे पूरा इनंडेट हो जाता है। तो वहां तक जो है हमारी NDRF, SDRF की टीम जाके उनको रेस्क्यू करके लाती है। और अगर ज्यादा पानी नहीं हुआ तो वहां तक उनका खाना पहुंचाना, क्योंकि वो लोग टोटली जो है यहाँ के मेन बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है कि यहाँ से चावल, दाल, सब आइटम्स वहां पे जाता है। और इवन की एनिमल फोडर भी जाता है। जैसे आज डिब्रूगढ़ में एनिमल फोडर सप्लाई हो रहा है। 2 दिन पहले तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में एनिमल फोडर सप्लाई हुआ था। लाइखा दोदिया विलेज, जो कि एक टापू है, डिब्रू साइखवा नेशनल पार्क भी कहते हैं उसको, वहां पे और अगर आप थोड़ी और पहाड़ों की तरफ चले जाएं, जैसे हाइलाकांदी भी हो गया, वहां पे भी इवैक्यूएशन जारी है। मतलब कि लैंडस्लाइड, भूस्खलन के कारण जो है रास्ता जाम हो जाता है, मिट्टी बह जाता है, फिर नेशनल हाईवेज भी इफेक्ट होते हैं। तो उसको जब बारिश थोड़ी कम होती है, उसको फिर NDRF, SDRF की टीम और भी जितने तमाम एजेंसीज है, इंडियन आर्मी हो गया, वो लोग फिर उसमें सफाई का अभियान चलाते हैं कि रास्ता क्लियरेंस हो।
तो ये सब जो है तमाम दिक्कत, और फिर बीमारी का भी दिक्कत आता है क्योंकि, और फिर पानी का भी दिक्कत आता है। जैसे चारों तरफ बाढ़ हो जाता है तो साफ पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उन तक मिनरल वाटर, साफ पानी पहुंचाना वो भी एक चैलेंज हो जाता है जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स के लिए। और तीसरा जो लैंडस्लाइड्स के तहत रिवर में जब कुछ कुछ एरियाज हमारे ऐसे जैसे चारों तरफ पहाड़ है और ब्रिज ही है जो एक कनेक्टिंग पॉइंट है, और कहीं कहीं छोटी छोटी नदियों में तो कनेक्टिंग पॉइंट्स भी नहीं है, तो उन सब इलाकों में जाके जो छोटे छोटे गांव बसे हैं, हैमलेट्स बसे हैं पहाड़ों में, तो उनको जब इवैक्यूएशन कराना पड़ता है तो इंडियन अभी कुछ ही दिन पहले तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से इंडियन एयरफोर्स की टीम गई थी, 14 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था बोमजीर नदी से। तो ये सारे जो है तमाम चैलेंजेस आते हैं, और उसके बाद जो एनिमल्स के ऊपर भी जैसे डी वर्मिंग का इश्यू होता है, और भी कई सारे उनको डिजीजेस लगने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए उनको प्रॉपर मेडिसिन दिलाना, प्रॉपर फोडर दिलाना, प्रॉपर खाना दिलाना, ये सारे जो तमाम चैलेंजेस है इनका सामना करना पड़ता है ऋतु। बिल्कुल सुबीना, टोपोग्राफी की अपनी चुनौतियां हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगातार जो सामने आ रही हैं उसका समाधान ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी है, युद्ध स्तर पर जारी हैं। ऐसे में मौसम विभाग क्या कहता है, क्योंकि इस समय बारिश कम है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में थोड़ी आसानी है, रफ्तार है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मौसम विभाग आने वाले 3-4 दिनों के लिए क्या पूर्वानुमान व्यक्त कर रहा है? जी, जो IMD के अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आज भी येलो अलर्ट है, मतलब वॉच मोड पे है, और कल भी येलो अलर्ट है। मतलब फर्स्ट वेव ऑफ फ्लड जो चला है अभी थोड़ा हल्का होगा, मतलब कि थोड़ा इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल्स कम हो सकते हैं, लेकिन मौसम का ये है कि अभी क्लाउडी हो जाता है, फिर कुछ देर बाद सनी, तो इट्स क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल भी कह सकते हैं आप। लेकिन एज फार एज जो IMD का प्रेडिक्शंस है वो अभी इंटेंसिटी कम होने के चांसेस है ऋतु। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुबीना पूरी जानकारी के लिए। और खबरों में आगे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत कई देशों का दौरा करके भारत लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर JDU नेता संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल से मिले। संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा किया था और वहां आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा संदेश दिया। इसके अलावा विदेश मंत्री ने DMK सांसद कनिमोजी की अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। कनिमोजी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल रूस, लातविया, स्लोवेनिया, ग्रीस और स्पेन में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा और इन देशों का समर्थन हासिल किया। वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट आया है। मुंबई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने श्रीकांत शिंदे का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कोंगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और सिएरा लियोन का दौरा किया था। और उधर वॉशिंगटन में मौजूद ऑल पार्टी डेलीगेशन के प्रमुख शशि थरूर ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सीजफायर के लिए कभी किसी से मध्यस्थता करने को नहीं कहा। दरअसल मीडिया ने उनसे ये सवाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाल में दिए गए उस बयान पर किया था जिसमें सीजफायर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका का जिक्र है। All I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. If, on the other hand, they were to dismantle the infrastructure of terrorism, we can talk to them. If they take serious actions to show that they want to restore normal relationships with us, we can certainly talk to them again without needing an intermediary. So it's not in any way a negative comment about the goodwill of people. During this conflict, as I said, in any case, India didn't need persuading to stop. No one needed to tell us stop because we were telling them. The moment Pakistan stops, we are prepared to stop.
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल से सदस्य तरनजीत सिंह संधू ने भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मौजूद लोकतंत्र को उनकी सेना नियंत्रित करती है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लोकतंत्र का बंधन है। पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो आप सबने देखा है। द आर्मी कंट्रोल्स द डेमोक्रेसी and that's why United States and India both have a bond of democracy between them, and we have to ensure that the irresponsible people who yield power in Pakistan are reminded by important democracies of the world that you cannot get away with shortcuts. राष्ट्रीय कैडेट कोर के अभियान दल ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दल में 10 एनसीसी कैडेट शामिल रहे और सभी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। देश भर से चयनित 10 कैडेटों में 5 छात्र और 5 छात्राएं कैडेट शामिल थीं। इस अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। दिल्ली लौटने पर इन एनसीसी के पर्वतारोही दल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के 10 कैडेटों का एक दल माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह कर दिल्ली लौट आया है। इसमें 5 छात्रा कैडेट और 5 छात्र कैडेट मौजूद रहे। जानते हैं कैसा रहा इनका अनुभव। ये मेरे लिए चढ़ाई नहीं थी, मेरे एक सपना था और मेरा जुनून था जो आज पूरा हो चुका है। मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे डर था कि मैं क्लाइंब कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि वेदर और वहाँ पे ठंड जो मैंने इतनी बर्फ़ कभी नहीं देखी थी। ट्रेनिंग में सियाचिन में देखी, बाकी कहीं नहीं। तो मुझे डर था कि मैं राजस्थान से हूँ तो हो पाएगा कि नहीं। पर मेरी टीम और एनसीसी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि मैं कर सकती हूँ। दिस इज़ द ओनली चांस दैट वी गेट फ्रॉम द एनसीसी। वी आर वेरी प्राउड दैट giving a chance, we all did our summit. So this had bring the proud to the country. So that is the most beautiful thing. माउंट एवरेस्ट एक ऐसा पर्वत है जिस पे हर कदम पे मुश्किलें आते हैं, लेकिन जो हमारा टीम वर्क था, जो हमारा टीम लीडर का जो हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस था और सभी सर का एक्सपेक्टेशंस था, वो सब हमको इतना मोटिवेट किया कि हमने एवरी ऑब्स्टैकल्स को हमने पार किया और इजीली सक्सेसफुली किया। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमने सक्सेसफुली और सेफली माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। एंड माउंट एवरेस्ट चढ़ना सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं बल्कि एक मेंटल और इमोशनल जर्नी भी थी हमारे लिए। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए सिर्फ पहाड़ नहीं था, एक लक्ष्य था, जुनून था और अपने आप को साबित करने की एक परीक्षा थी। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सपना था सर, एक ऐसा स्टेज जहाँ पर मैं खुद को प्रूव कर सकूँ और आखिर ये मौका मुझे मिला। एनसीसी ने मुझे ये मौका दिया। आप पूरे दल के अंदर सबसे छोटी कम उम्र के 16 साल की उम्र में किया, कितना गर्व महसूस हो रहा है? मेरे लिए एक ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है सर कि मैं इतनी कम उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ा और मेरा इस सपने को पूरा करने का एक लक्ष्य भी था सर कि माउंट एवरेस्ट एक इतनी कठिन चढ़ाई है, उसके लिए हमने 7-8 महीने जो ट्रेनिंग ली सर, उसकी बदौलत हम ही चढ़ पाए सर। सबसे पहले तो मैं एनसीसी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिसकी वजह से हम आज माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह कर पाए हैं, क्योंकि एनसीसी ने ये मौका दिया और हमारा एक सपना पूरा हुआ। माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा फहराना वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात थी और अपने देश, अपने स्टेट और अपने छोटे से गाँव को रिप्रेजेंट करना, इस लक्ष्य पे पहुँचना, वो मेरे लिए बहुत ही गर्व का मोमेंट था। तो एनसीसी के ये कैडेट इस पर्वतारोहण यात्रा में शामिल होकर काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए भी हैं, करीब 20 लाख देश भर के कैडेटों में से केवल ये 10 ऐसे कैडेट हैं जिन्हें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का मौका मिला। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और मिड डे प्राइम में वक्त है खेल की खबरों के लिए। उसके लिए सीधे रुख करेंगे हम गौरव का। शुक्रिया ऋतु। और खेल की खबर की शुरुआत करेंगे कल जो दुखद घटना हुई है बेंगलुरु में, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो जीत का जश्न था वो कहीं ना कहीं उसमें खलल पड़ा और उसमें कहीं रंग में भंग मिला। तो उसको लेकर के बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में जो दुखद घटना हुई उसको लेकर के IPL जीत के जश्न के दौरान हुए हादसे पर IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने अपना गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड को मैदान पर जश्न के बारे में या जश्न के बारे के पहले कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने इस त्रासदी को दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहलाने वाला बताया। जब जैसे मैं घर पहुंचा मुझे इस बात की जानकारी मिली कि ऐसा कोई आयोजन हुआ और ऐसी दुर्घटना हो गई है, तो मैंने तुरंत वहां पर बात की और उनसे बताया। और जो लोग अंदर थे स्टेडियम में उनको पता ही नहीं था कि बाहर ये क्या हो रहा है, और मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा शायद बाहर हुआ है और आप तुरंत इस पर बंद करवाएं। और उन्होंने जब उनको पता चला उन्होंने तुरंत उसको बंद भी करवाया। और फैंस अपने आप आए, बुलाए गए थे, कोई कार्यक्रम रखा गया था, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है और निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मचने से हुए दर्दनाक हादसे पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शोक व्यक्त किया है, जिसकी जीत के सम्मान में कार्यक्रम आयोजन हुआ था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से हम सब जो हैं वो बहुत दुखी हैं। सभी की सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। RCB दुखद मौत पर शोक व्यक्त करता है और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। स्थिति से अवगत होने के तुरंत बाद हमने अपने कार्यक्रम में तुरंत संशोधन किया और स्थानीय प्रशासन के मार्गदर्शन और सलाह का पालन किया। हम अपने सभी समर्थकों से आग्रह करते हैं कि कृपया सुरक्षित रहें। चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में गौरतलब है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी और जबकि 33 लोग घायल हैं। और अब बात कर लेते हैं कुश्ती की, जहां लंबे समय बाद भारतीय पहलवानी एक बार फिर से पदक के साथ सामने है। हाल ही में समाप्त हुई कुश्ती की विश्व रैंकिंग सीरीज में भारतीय महिला पहलवानों ने पहला स्थान हासिल किया। तो क्या रही इस कामयाबी की बड़ी वजह और आखिर क्यों कुश्ती के जानकार मान रहे हैं कि महिला पहलवानी एक बार फिर नए तेवर में सामने होगी? देखिए रिपोर्ट। महिला पहलवानों का दमखम, विश्व रैंकिंग सीरीज में ऐतिहासिक सफलता, 8 पदक के साथ महिला पहलवानों ने रचा इतिहास। कुश्ती के मैट पर अपनी तैयारी को बखूबी परखती महिला पहलवानों की ये तस्वीर सुकून भरी है। दरअसल हाल ही में मंगोलिया में खत्म हुई कुश्ती की विश्व रैंकिंग सीरीज में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 8 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण रहे। बड़ी बात ये रही कि पदक की ये तस्वीर कैंप की बदौलत आई। पदक जीतने वाली महिला पहलवानों के मुताबिक लंबे समय बाद लगे राष्ट्रीय स्तर के इस कैंप ने उनकी तैयारी को न सिर्फ आसान बनाया बल्कि उन्हें तकनीक के आधार पर भी आगे बढ़ाया। अब जैसे कैंप स्टार्ट हो गए कंपटीशन में, तो सभी खुश हैं और कैंप में भी हमें जैसे डाइट का हुआ या न्यूट्रिशन वगैरह या हमारी स्पायरिंग और स्ट्रेंथ कंडीशनिंग सब प्रैक्टिस अब अच्छी चल रही है, तो इसका हमें फ़ायदा तो है। महिला पहलवानों का पिछला कैंप साल 2022 में अगस्त में लखनऊ में लगा था, लेकिन इस बार ये कैंप देश की राजधानी दिल्ली में 1 मई से लगा। महिला टीम के कोच विरेंद्र सिंह दहिया के मुताबिक दिल्ली में कैंप लगने का फायदा साफ तौर पर कई मोर्चे पर खिलाड़ियों के हौसले को बढ़ाएगा। दिल्ली में कैंप लगना पॉजिटिव साइंस है, सेंटर प्लेस है, सबका अट्रैक्टिव यहाँ है, मीडिया है, हमारे अफसर है, हमारी WFI है, तो हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली बेस्ट चॉइस है। बदलाव की एक बड़ी तस्वीर सामने है और धीरे धीरे ही सही कुश्ती का खेल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से तेजी पकड़ रहा है। गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।
और अब बात कर लेते हैं साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन की, जहां पर सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने यह कामयाबी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 से शिकस्त देकर हासिल की। इस जीत के साथ जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में अपनी 101वीं जीत दर्ज की। जोकोविच के अलावा विश्व नंबर 1 यानिक सिनर भी सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तो ऋतु, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। बाकी एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव इन तमाम खबरों के लिए। और आमतौर पर पहाड़ी और ठंडी जलवायु में उगने वाले सेब अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी लहलहा रहे हैं। सुनकर ये हैरानी जरूर हो गई होगी, लेकिन यह कर दिखाया है एक किसान दंपत्ति ने, जिन्होंने अपने नवाचार और मेहनत से असंभव को संभव बना दिया है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ से ये ग्राउंड रिपोर्ट, और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। छत्तीसगढ़ की मिट्टी अब सिर्फ धान के खुशबू तक सीमित नहीं रह गई है। बिलासपुर जिले के मल्हार क्षेत्र में एक किसान ने परंपरागत कृषि पद्धतियों से हटकर सेब की खेती में सफलता की नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। ये प्रयास न सिर्फ उनकी खुद की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, बल्कि पूरे प्रदेश के किसानों के लिए एक प्रेरणा बनता जा रहा है। राज्य में फलों की खेती की संभावनाओं के द्वार खुलते दिख रहे हैं, जिससे भविष्य में किसानों को धान के अतिरिक्त आमदनी के नए साधन मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मेन पार्ट तरफ होता है, उसको सुना था, तो फिर मैं इस पर सर्च करने लगा यूट्यूब के माध्यम से। तब मुझे पता चला कि गर्म क्षेत्र में भी अब सेब की खेती हो सकता है, और ये 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में होगा। परंपरागत रूप से धान की खेती में जुटे रहने के बाद जदुनंदन वर्मा ने साहसिक निर्णय लेकर सेब की खेती में कदम रखा। उनका यह प्रयास दिखाता है यदि सही तकनीक और मेहनत से कार्य किया जाए तो छत्तीसगढ़ की भूमि में भी सेब जैसी फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। दिव्या वर्मा और जदुनंदन वर्मा का ये कदम अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणा बन रहा है। जदुनंदन वर्मा की इस उपलब्धि से पूरे इलाके में उत्साह है। सेब की खेती का ये प्रयोग छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। अब तक धान पर निर्भर रहने वाला किसान इस नवाचार को देखकर फलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी विविधता आएगी। बाहर जो घूमने जाते थे तो वहाँ देखते थे, वो चीज़ हमारे यहाँ हो रहा है। और ये परंपरागत खेती से हटकर खेती है ये। इससे आर्थिक लाभ भी अच्छी होती है, प्लस लोग सीखने और देखने आते हैं। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे सर्द जगहों में उगने वाले सेब अब छत्तीसगढ़ की जमीन पर भी फल देने लगे हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है, यह कहावत छत्तीसगढ़ बिलासपुर के इस किसान दंपति ने सच कर दिखाया है। छत्तीसगढ़ की जमीन पर सेब उगाना केवल एक प्रयोग नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का द्वार भी है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़।